वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। बच्चों हम लोग फिर से आ चुके हैं आपके सेकंड लेक्चर में। सेकंड लेक्चर आपका बीएससी का चल रहा है। लास्ट टाइम मतलब कल आपने फर्स्ट लेक्चर देखा था। हम लोगों ने शुरुआत कर दिया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये आपका फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिए कल हम लोग इनिशिएटिव किए थे जो उसमें हमें पता चल रहा था कि सुपरपोजिशन क्या है और सुपरपोजिशन करना किसका है। तो बच्चों सुपरपोजिशन किसका करते थे? डिफरेंट वेव्स का, जिसके डिफरेंट सिनेरियो होते थे और चलते थे। दोनों डिफरेंट सिनेरियोज में जब हम एक दूसरे से मिलाते थे तो एक नया वेव मिलता था। उस नए वेव का क्या बदल जाता था? उसकी पोजीशन बदल जाती थी, उसका एम्पलीट्यूड बदल जाता था, जिसके रिजल्टिंग हमको नई इंटेंसिटी, नया एम्पलीट्यूड देखने को मिलता था। आज हम यही इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और कल के बाद वाले टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमने कल बता ही दिया था कि सुपरपोजिशन के बाद जो नया टॉपिक था वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट था। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हुआ क्या था कि जब हमारे पास दो वेव्स होते हैं और दोनों वेव्स क्या हो, कोहेरेंट हो। और कोहेरेंट मैंने बता ही दिया था, कोहेरेंट क्या होते हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो। एग्जैक्टली जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम हो और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस हो। तो अगर दोनों के बीच में कुछ भी फेज डिफरेंस हो लेकिन वो कांस्टेंट होना चाहिए, आपस में जब चल के एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलकर एक नया वेव बनाते हैं। उस कॉन्सेप्ट को हमने नाम दे दिया था इंटरफेरेंस। एग्जैक्टली इसी चीज को हम थोड़ा आगे लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि एट द सेम पॉइंट ऑफ द रीजन हमारे पास क्या होता है, जब दो वेव्स एक दूसरे से मिलते हैं एट द सेम पॉइंट, जब दो एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां पर कहीं इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो कहीं इंटेंसिटी घट जाती है। ये भी बताया था मैंने, जहां इंटेंसिटी बढ़ जाती है वहां एम्पलीट्यूड अधिक होता है, इंटेंसिटी उसी के रिस्पेक्ट में अधिक होती है। इंटेंसिटी जहां अधिक होगी और एम्पलीट्यूड जहां पे अधिक होगा वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। और वहीं जहां पर एम्पलीट्यूड कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी, वहीं पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाइट में कैसे देख पाते हैं? तो ये जो लाइटें हैं किसी सामने स्क्रीन पर पड़ती है, वो स्क्रीन की कंडीशन से मैं बताता हूँ। बेसिकली वो अभी मैं बता दे रहा हूँ कि वो ब्लैक शीट होनी चाहिए। कोई काली पृष्ठभूमि होगी तो वहां पर वो चीजें ज्यादा उभर करके निकल के आएंगी। तो अगर कंस्ट्रक्टिव की मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्टिव का जो फ्रिंज बनता है जो सामने स्क्रीन पर बनेगा वो कैसा बनेगा? तो मैं बता दूं वो फ्रिंज बनेगा ब्राइट, ठीक है, चमकीला बनेगा। और वही अगर मैं डिस्ट्रक्टिव के बारे में बात करूं तो वहां पे क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, डार्क कहते हैं उसको। और ये जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म में होता है बच्चों। ये कैसा फॉर्मेट होगा, ऑल्टरनेटिव फॉर्म में होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट। ये बात क्लियर हो गई। फिर मैं बात करूंगा कि एनालिटिकल डिस्कशन कैसे करें, मतलब कैसे कैलकुलेट करें इन सारी चीजों को, कैसे हम कहाँ पर चेक करेंगे कि ये कब ज्यादा कब कम और कितना होगा। ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। तो एनालिटिकल डिस्कशन में हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं S1 और S2 और वो दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब इक्वल है फिलहाल के लिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम होगा। और दोनों सोर्सेज जो है वो कहाँ से चल के आ रही है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से चल के आ रही है। अब मोनोक्रोमेटिक क्या होता है थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब होता है जो एक ही कलर का हो, जैसे या तो रेड हो या तो येलो हो, कोई भी एक कलर हो, एक पर्टिकुलर कलर होना चाहिए। जब कोई एक ही पर्टिकुलर कलर चल करके किसी एक दूसरे मीडियम पर या फिर किसी एक पॉइंट पर एट द सेम टाइम एक दूसरे से मिलती है तो फिर हमें एक नया इवेंट देखने को मिलता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि दोनों मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड दोनों का क्या हो, सेम हो। तो एम्पलीट्यूड दोनों के सेम हो या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो तो चलेगा। यहाँ पर दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आइडेंटिकल है, मैं आइडेंटिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, आइडेंटिकल है, दोनों मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो एक दूसरे से चलकर कहीं ना कहीं मिलेंगी। और एट द सेम पॉइंट जब ये कहीं मिलती है तो इनके मिलने वाले पॉइंट पर क्या मिलेगा, एक नया वेव मिलेगा और वहीं पर इंटेंसिटी में चेंज देखने को मिलता है नए वेव में। तो इस इवेंट को हमने मान लिया है कि यहाँ पर क्या है, उस वेव की, इस वेव के बारे में बात रही, उस वेव की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है और किसी पॉइंट सोर्स से चल रही है और ट्रैवल कर रही है। ट्रैवल करके कहाँ पे मिल रही है, पॉइंट P पर मिल रही है। और ये चल कहाँ से रही थी, S1 S2 से। तो मान लेते हैं कि S1 है, ये S2 है और दोनों डिफरेंट डिस्टेंस कवर करके एक जीरो फेज डिफरेंस पर। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा क्या कहा था, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे फेज डिफरेंस यहाँ हमने जो एज्यूम किया है वो एज्यूम किया है कि जीरो फेज डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे जीरो फेज डिफरेंस पे चल करके अगर ये किसी एक दूसरे से मिलती है किसी पॉइंट पर P पर, तो फिर यहाँ P पर क्या मिलेगा, एक नया इवेंट देखने को मिलेगा। इट वुड बी हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंटरफेरेंस की। अब इसका हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करके इसका एक इक्वेशन तैयार करते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या है, कंसीडर टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स एट द सेम पॉइंट मीटिंग।
मतलब यहाँ पे क्या है, तो मोनोक्रोमेटिक वेव्स है जो सेम एम्पलीट्यूड के है, फ्रीक्वेंसी के सेम पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। जब सेम पॉइंट पर मीट करेंगे तो उसके लिए मेरे पास उनकी इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस होंगे। उनके इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस y1 है आपके a sin ओमेगा t, इसका क्या है, पाथ अलग है, पोजीशन अलग है, और दूसरे वाले का भी बच्चों पोजीशन अलग है। मेरे पास दो इक्वेशंस हो गए हैं। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, पहले चेक करना है कि अगर दोनों इक्वेशन जब चल रहे होंगे तो मीडियम जब मिलेंगे तो कहीं ना कहीं इनके फेज डिफरेंसेस होंगे, तो उनके बीच में कुछ न कुछ फेज डिफरेंस, कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस, क्योंकि आपने देखा कि x1 अलग था, x2 अलग था ना, तो x1 अगर x2 अलग है तो उनके बीच में पार्ट डिफरेंस होगा, और पार्ट डिफरेंस होगा तो बच्चों के बीच में फेज डिफरेंस भी होगा। आइए चेक करते हैं, अगर इनके बीच में फेज डिफरेंस होगा तो कितना होगा। तो ये फेज डिफरेंस हो गया, हमने क्या निकाल लिया, इसको सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये हमें मिल गया फेज डिफरेंस 5। अब ये फेज डिफरेंस किसके किसके बीच में है, S1 से चलने वाले और S2 से चलने वाले वेव्स के बीच में है। क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, लाइट वेव के बारे में। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें चल रही हैं, जितनी भी बातें आप करने वाले हो फर्स्ट यूनिट में, सेकेंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में, इसमें आप लाइट को एज अ वेव ट्रीट कर रहे हो, और ये सारी बातें लाइट के वेव प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो रही है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बातें यहाँ पे इंटरफेरेंस के बारे में हो रही है, तो इंटरफेरेंस का एक छोटा सा मतलब ही है कि एक दूसरे को ये जब इंटरफेयर करें तो रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि लाइट इंटरफेयर करेगी तो सुपरपोजिशन भी होगा, और सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब आपने y1 वाले इक्वेशन को उठाया, y2 वाले इक्वेशन को उठाया, कर दिया इन लोगों क्या सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करते हो c प्लस d के फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिएगा ध्यान से, sin c प्लस sin d। तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस बी अपॉन 2। तो हमने कॉस वाले को टर्म को आगे रखा और साइन वाले टर्म को पीछे रखा है, ताकि आप इसको एसएचएम के फॉर्म में लिख सके। तो यहाँ पर आपने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर हमको क्या मिलता है, 2a 5/2। ये 5 कहां से आया बच्चों, तो ये 5 ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से 5 के टर्म्स में आ गया, और कॉस वाले टर्म को आगे रखा है, साइन वाले टर्म को पीछे। अब ये साइन वाला जो आगे प्रोडक्ट दे रहा है, साइन का जो आगे कोफिशिएंट है, ये एक तरीके से क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस जो रिजल्टेंट जो नया वेव मिला है, ये नया वेव है, इस नए वेव का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपको मिल चुका है। और इसमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट में ये हमें पता चलता है कि जो वेव है वो जस्ट सिमिलर है पहले वाले के, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा बच्चों, ये एम्पलीट्यूड होगा 2a cos 5/2। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है जब ये एक दूसरे से मिले थे। तो अब बच्चों हम लोगों को इसकी कंडीशंस का पता करना है कि अगर इसका एम्पलीट्यूड ये होगा तो ये एम्पलीट्यूड क्या वेरी करेगा, बिल्कुल करेगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग। तो हम चेक करने जा रहे हैं कि इसकी जो अलग अलग पॉइंट पर मिलने की कंडीशंस होंगी वो क्या क्या होंगी। आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एम्पलीट्यूड जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, तो आपको पता है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो नो डाउट इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन उन दोनों के बीच में रिलेशन जो है स्क्वायर टू प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं बात करूं उसके एम्पलीट्यूड, मतलब जो हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिला उसके एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है वो आपकी इंटेंसिटी डिसाइड करता है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट, उतना ही ज्यादा विजुअल होगा हमें। ठीक है, लाइट पे। तो यहाँ पे I प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसको आपने सॉल्व किया, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। 5 क्या फेज डिफरेंस है दोनों वेव का। तो यहाँ पर I प्रोपोर्शनल टू 2a स्क्वायर 1 प्लस cos 5 को सिंप्लीफाई मैंने कर लिया। तो ये जो है आपकी इंटेंसिटी होने वाली है बच्चों। ठीक है, ये इंटेंसिटी होने वाली है। और अगर सिर्फ मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो ये आपकी एम्पलीट्यूड होगी, जो कि आपका इंटरफेरेंस का न्यू वेव का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब मैं इस इक्वेशन से थोड़ा चेक करूंगा कि कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्या होगा इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम इंटेंसिटी, जहां पे चमक मिले, जहां पे ब्राइट फ्रिंज मिले। ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे अगर दोनों वेव्स मतलब एम्पलीट्यूड सेम थे, तो अगर मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिलहाल के लिए ऑफ कोर्स 1 हो जाएगी। तो आपको जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी वो 4a स्क्वायर, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो मिलेगा बच्चों वो क्या मिलेगा, 2a मिल जाएगा। ऐसे केस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम इंटेंसिटी दोनों मिल गया। अब मैं बात करना चाहता हूँ कब कब ये चीजें होने वाली, क्योंकि जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं कुछ इस तरीके से चल करके, तो जब ये मिलेंगे तो इनके बीच में फेज डिफरेंसेस क्या क्या रहे होंगे। तो इस केस में हम चेक करते हैं कब कब ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं।
फाई की वैल्यू कितनी कितनी हो जाए कि हमें मैक्सिमम मिले, तो फाई की वैल्यू देखिए मैक्सिमम, अगर मुझे आई मैक्सिमम चाहिए तो फाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, तो फाई की वैल्यू अगर मुझे मैक्सिमम मिले तो ध्यान दीजिएगा फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलती है 1, जब cos फाई की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, जब cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इस समय i की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम 4a² हो जाएगी, 1 और 1 4a², तो ये पॉसिबल है जब ये 1 कब होता है बच्चों 0 पर होता है, 2 पाई पर 4 पाई पर, इस तरीके से अगर मैं इसका जनरल इक्वेशन तैयार करूं तो 2n पाई, n क्या है इंटीजर है बच्चों, तो n की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से बहुत सारी हो सकती है। इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस के बारे में बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस आपका इस वाले फाई के जनरल फॉर्मूले को उठा करके पार्ट डिफरेंस वाले फॉर्मूले में रख देंगे जो कि हमने बनाया था, यहां से मुझे x2 माइनस x1 मतलब पार्ट डिफरेंस दोनों वेव का मिल जाएगा बच्चों कितना n लैम्डा। ये जनरल इक्वेशन फिर से पार्ट डिफरेंस का मतलब एक वेव जो ऐसे ऐसे गया और दूसरा वेव जो क्रॉस से जा रहा है तो इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो सकता है, 0 पर भी मिल सकता है मैक्सिमम, लैम्डा पर भी मिल सकता है बच्चों, 2 लैम्डा पर भी 3 लैम्डा पर भी, और इस तरीके से ये आगे कंटिन्यू कर सकता है बच्चों। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव के बारे में बात करूं तो इसी तरीके से अगर मुझे डिस्ट्रक्टिव चाहिए, मुझे i की वैल्यू सबसे कम चाहिए, तो i की वैल्यू सबसे कम कितनी मिल सकती है, जब cos फाई की वैल्यू क्या हो जाए -1, ये -1 और ये +1 क्या हो जाएगा 0, मतलब इंटेंसिटी 0 और एम्पलीट्यूड भी 0 ऑफ कोर्स, तो उस समय cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1 कब कब होता है बच्चों, तो -1 कब चेक करेंगे, -1 हमें मिलता है 5 पर 3 पाई पर 5 पाई पर एंड इसका जनरल इक्वेशन 2n + 1 पाई, जहां पे n जो आपका इंटीजर है वो होगा 0 1 एंड 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं बात करूं इसके पार्ट डिफरेंस की तो इसको ला करके पार्ट डिफरेंस हमने निकाल लिया, s2 - x1 जो आपको मिलेगा 2n + 1 λ/2, ये आपका जनरल इक्वेशन है किसका, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस का। यहां पे आपको मतलब ये λ/2 3 λ/2 5 λ/2 मतलब 0 पर लैम्डा पर 2 लैम्डा पर आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, वही इन दोनों के बीच में λ/2, इन दोनों के बीच में 3 λ/2 और आगे इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा, ये आपको डार्क फिक्स देगा। ये बात प्रूफ करता है कि हमारे अल्टरनेटिव ऑर्डर में हमें क्या मिलने वाला है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस मिलते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? इन सारी चीजों को देखते हुए हम इसका डायग्राम बना सकते हैं, अभी बनाते हैं। तो बच्चों अगला डायग्राम इससे रिलेटेड कैसा बनेगा उस पर फोकस करेंगे, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है बच्चों की, जो लोग आज का लेक्चर कर रहे हैं, सेकंड लेक्चर कर रहे हैं, सेकंड लेक्चर में जितनी भी चीजें हम लिखते जाते हैं बच्चों, इनको एज इट इज आप नोट्स बनाएंगे, ऐसे ही बोर्ड पे ना लिखे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास फ्रॉम एबव कंडीशन, मतलब जो अभी हमने दोनों कंडीशन देखी, उन कंडीशन के बेस पर हमने देखा कि i की वैल्यू जो है वो 4a² से 0 तक बढ़ रही है, फिर 0 से 4a² तक भी घटने और बढ़ने का प्रोसेस जारी है। क्योंकि ये ऑर्डर लगातार आपके ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में मिलता है, तो इसका जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें i और फेज डिफरेंस मतलब फाई के बीच में हम जो कर्व बनाते हैं कुछ इस तरीके से घट रहा है और बढ़ रहा है। क्योंकि इसकी इंटेंसिटी रेगुलर ऑर्डर में रिपीट करते हैं तो इसका जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अब मैं बात करूं इसकी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है या ऑब्जर्वेशन कर्व है, इस ऑब्जर्वेशन कर्व को पैटर्न पर या किस पर देखेंगे तो ये ऑब्जर्वेशन जो भी मिलता है वो किस पर मिलता है, एक डार्क स्क्रीन पर मिलता है, ठीक है। बात समझ में आई? अब इतनी बात होने के बाद हमारे जहन में सबसे पहली बात ये आती है कि कंडीशन क्या इंटरफेरेंस क्या हमेशा मिलेगा, तो इसकी भी कुछ कंडीशंस है, टर्म्स है। तो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स बच्चों क्या है यहाँ पे, देयर आर सेवरल कंडीशन, कुछ कंडीशंस है मेरे पास। पहला क्या है कि दोनों सोर्सेस क्या होनी चाहिए, दोनों सोर्सेस जो है लाइट को एमिट करनी चाहिए, ये नहीं कि एक चालू हो एक बंद हो, दोनों सोर्सेस अगर लाइट एमिट करेंगी तभी ये चीजें होंगी। और एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों से निकलने वाली लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो या वेवलेंथ भी सेम हो। नेक्स्ट कंडीशन बच्चों क्या है कि अगर हमारे पास दोनों सोर्स हैं तो दोनों क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। तो ये मैंने बता ही रखा होगा कि कोहेरेंट होना मतलब फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस वगैरह जो है वो कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर अगर दोनों एम्पलीट्यूड अलग अलग है मतलब कम अधिक है तो इससे क्या होता है कि इस समय इंटेंसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा और उस समय इंटेंसिटी क्या होगी, a1² + a2² to a1 a2 cos फाई क्या है, टोटल फेज डिफरेंस। अगर मैं बात करूं थर्ड केस की, तो थर्ड केस का मतलब ये कि इफ द इंटरफेरिंग वेव्स आर पोलराइज्ड। अगर इंटरफेरेंस वेव्स आर पोलराइज्ड का मतलब कि एक ही फेज में हो, ठीक है, तो मस्ट बी इन स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, मतलब कि जब ये एक ही स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में है तो अगर दूसरे से मिले तो उनका स्टेट चेंज ना हो, स्टेट वही रहे, तभी ये इंटरफेरेंस का पैटर्न आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये इंटरफेरेंस का पूरी कहानी होती है समाप्त। अब हम लोग आगे कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले एक बात मैं बता दूं बच्चों,
आज सेकंड लेक्चर हो गया है समाप्त। अब मैं कल मतलब कि ट्यूसडे को अपलोड करने वाला हूं, वहां पर आप देखेंगे आगे के सेक्शंस को, आगे के सीजन्स को क्या क्या आने वाला है। बच्चों जो लोग अभी तक ये लेक्चर्स देख रहे हैं इसको देख लें अच्छे से, अगले क्लास के लिए मुझसे जरूर कांटेक्ट करें ताकि हम आप तक प्रॉपर जानकारी और पूरे नोट्स तक आप तक पहुंचा सके। और एक बार अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको इसका PDF इश्यू कर दूंगा। ओके, थैंक यू।